हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों रीट का पेपर आपका होने जा रहा है, उसके लिए हम रीट सीरीज सॉल्यूशन आपके लिए लेके आए। दोस्तों हर रोज़ जो है आपके लिए रीट की तैयारी के लिए एक अलग विषय से और एक अलग टॉपिक से हर रोज़ वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं दोस्तों। और आज का हमारा विषय होगा पर्यावरण अध्ययन और टॉपिक होगा दोस्तों यातायात व संचार के साधन। राजस्थान में और भारत में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे यातायात व संचार के साधन के। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए होंगे। इनसे बाहर दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका नहीं एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पक्के कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करें। पहला है, परिवहन के द्वारा किस उपयोगिता का सर्जन होता है। परिवहन के द्वारा जो है किस उपयोगिता का सर्जन होता है। जब हम परिवहन करते हैं तो किस उपयोगिता का सर्जन हम करते हैं, तो हम करते हैं दोस्तों स्थान उपयोगिता का। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो है परिवहन का उपयोग किया जाता है, तो स्थान उपयोगिता इसका जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। अगला देखिए, ऊंचे पहाड़ क्षेत्रों में परिवहन हेतु प्रयुक्त उपयुक्त साधन कौन सा है। जब ऊंचे पहाड़ क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वहाँ पर परिवहन जो है नाम मात्र होता है, वहाँ पे जो है गाड़ी वगैरह जो नहीं चलती हैं, तो वहाँ पर परिवहन का उपयुक्त साधन कौन सा है। तो वहाँ पर है दोस्तों खच्चर। ऊंचे पहाड़ क्षेत्रों में परिवहन हेतु प्रयुक्त उपयुक्त साधन है खच्चर दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन है, ऊंट किन क्षेत्रों में अभी भी बोझा ढोने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला उपयुक्त साधन है। ऊंट जो है किन क्षेत्रों में अभी भी बोझा ढोने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला उपयुक्त साधन है। तो ये दोस्तों सबको पता है, मरुस्थलीय भागों में जो है ऊंट को सबसे उपयुक्त साधन माना जाता है बोझा ढोने के लिए। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। चलते हैं अगले पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी के सभी, जो कि रीट में बार बार पूछे गए हैं। अगला, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है दोस्तों जल परिवहन। पहला तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, जल परिवहन जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, ठीक है। अगला है, आधुनिक समय में भारत में सर्वप्रथम सड़क निर्माण किस शासक के समय में हुआ था। आधुनिक समय में भारत में सर्वप्रथम सड़क निर्माण किस शासक के समय में हुआ था। तो सबको पता है दोस्तों, शेरशाह सूरी द्वारा जो है अनेकों सड़कों का निर्माण करवाया गया था। जीटी रोड भी ग्रांड ट्रंक रोड जिसे कहा जाता है, वो भी इसका भी निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। तो पहला इसका जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क कौन सी है। लीजिए क्वेश्चन दोस्तों आ गया वही, शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क कौन सी है। तो इसका नाम है दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई ये सड़क है। ऑप्शन पहला दोस्तों इसका जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, परिवहन का माध्यम जिसमें आरंभिक व्यय न्यूनतम आता है वह है, परिवहन का माध्यम जिसमें आरंभिक व्यय जो आता है वह न्यूनतम आता है, वह कौन सा है। तो जो आरंभिक व्यय है दोस्तों वो आता है सब कम सड़क में। सब एक बार हमने टिकट ले ली दोस्तों, या गाड़ी खरीद ली या बाइक खरीद ली, तो उसके बाद जो है पेट्रोल ही डलवाना, उसमें और कुछ नहीं करना। तो सबसे आरंभिक व्यय न्यूनतम आता है सड़क में, ऑप्शन दूसरा दोस्तों। अगला है, हमें सड़क पर वाहन
चलाना चाहिए। हमें सड़क पर वाहन जो है किस प्रकार चलाना चाहिए। जब हम इस प्रकार से सड़क पर जाते हैं दोस्तों, मान लीजिए सड़क है, तो इस पर हम किस साइड चलेंगे, इस पर हम चलेंगे दोस्तों बाईं तरफ। अगर उस तरफ जा रहे हैं तो बाईं तरफ, और अगर इस तरफ जा रहे हैं तो उस तरफ ही, उस तरफ से बाईं तरफ। तो क्या हो जाएगा, बाईं ओर हमें हमेशा सड़क की चलानी चाहिए दोस्तों। ठीक है, सड़क पर जो वाहन है हमें हमेशा बाईं ओर चलाना चाहिए। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, विश्व में सर्वाधिक सड़कें किस देश में हैं। विश्व में सर्वाधिक सड़कें जो हैं किस देश में हैं। तो विश्व में सर्वाधिक सड़कें जो हैं दोस्तों वो है अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक सड़कें जो हैं वो हैं आपकी अमेरिका में। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। चलते अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा है। क्या वो ट्रांस कनाडा हाईवे है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट हाईवे है, पैन अमेरिका हाईवे है, या ट्रांस साइबेरियन हाईवे है। तो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग जो है वो है पैन अमेरिकन हाईवे। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। पैन अमेरिकन हाईवे विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा। अगला, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम क्या है। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग, लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सी है। तो दोस्तों आपको सबको पता है, चिनानी नासरी सुरंग जो है देश की सबसे लंबी सुरंग है, सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ये तो याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान कितना होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है केंद्र एवं राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों, केंद्र सरकार का होता है 60% और राज्य सरकार का होता है 40%, दोनों का मिला जुला होता है दोस्तों। तो व्याख्या देखिए, 1 अप्रैल 2015 से यह अंशदान 60:40 है। पूर्व में यह 100% केंद्रीय प्रवृत्ति योजना थी। यानी सबसे 1 अप्रैल 2015 से पहले ये है दोस्तों केंद्र सरकार के अधीन थी, लेकिन 2015 के बाद जो है इसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इसका जिम्मा दे दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। अगला है, भारत में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों बिल्कुल नया बनाया गया है ये। तो सबसे पहले था NH7, लेकिन अब जो है ये है NH27। भारत में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों NH27, जो कि लंबा है 4112.62 किलोमीटर। जो कहाँ से कहाँ तक है, यह है गुजरात राज्य में पोरबंदर से सिलचर असम तक ये राजमार्ग है दोस्तों। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा NH27 दोस्तों। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस तिथि को प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों 25/12/2000 को। 25 दिसंबर 2000 को जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तिथि जो है वो प्रारंभ की गई थी। व्याख्या देखिए, इस योजना के अंतर्गत राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत सड़कों का विकास व निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ग्राम ग्राम गाँवों की जो सड़क हैं दोस्तों उनका निर्माण, उनका विकास जो है इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। और ये शुरू की गई थी 25/12/2000 को दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा। अगला है, देश में रेलवे बजट पृथक रूप से पहली बार कब प्रस्तुत किया गया। देश में रेलवे बजट पृथक रूप से पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था।
तो ये प्रस्तुत किया गया था दोस्तों 1925 में। देश में रेलवे बजट जो है पृथक रूप से 1925 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, देश के आंतरिक भागों में यातायात का सबसे सस्ता व सुगम साधन कौन सा है? देश के जो आंतरिक भाग हैं उनमें यातायात करने का सबसे सस्ता व सुगम साधन है दोस्तों रेल मार्ग। रेल मार्ग सबसे सस्ता साधन है दोस्तों और सुगम साधन है देश के आंतरिक भागों में यातायात करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन चौथा दोस्तों। अगला, भारत में रेलवे किसके नियंत्रण में है? भारत में रेलवे जो है किसके नियंत्रण में है? तो ये है दोस्तों केंद्रीय सरकार की। भारत में रेलवे जो है दोस्तों केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में है। ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यातायात संबंधी, जो कि राजस्थान और बाहर दोनों से मिलाकर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं दोस्तों। अगला, वर्तमान में देश में छोटी लाइनों एवं मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जा रहा है। यह कार्य जिस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है वह कौन सा है? वर्तमान में देश में छोटी लाइनों एवं मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जा रहा है। यह कार्य जिस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है वह उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों प्रोजेक्ट यूनिगेज, जिसके अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका जवाब होगा। अगला देखिए, भारत में रेल प्रणाली कितने जोन में विभाजित है? भारत में जो रेल प्रणाली है वो कितने जोन में विभाजित है? तो ये है दोस्तों 18 जोन में। भारत में जो रेल प्रणाली वो 18 जोन में विभाजित है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिए, पटरियों के बीच की दूरी गेज के आधार पर इस समय देश में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर इस समय देश में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो ये हैं दोस्तों 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, लेकिन दिल्ली मेट्रो चौथे प्रकार के रेल मार्ग स्टैंडर्ड गेज पर संचालित है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो 3 है। ठीक है, याद रखिए। अगला देखिए, हिमालय में रेल मार्गों की विरलता का कारण क्या है? हिमालय में रेल मार्गों की जो विरलता है, रेल मार्ग वहाँ पर न के बराबर हैं दोस्तों, तो उसका कारण क्या है? तो ये दोस्तों कटाफटा भूभाग, पर्वत और तलछटियाँ और विरल जनसंख्या, तीनों इसके जवाब हैं दोस्तों। तो फोर्थ इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। अगला है, किस साधन द्वारा यात्रा कर सबसे कम समय में पूरी की जा सकती है? किस साधन द्वारा यात्रा सबसे कम समय में पूरी की जा सकती है? ये की जा सकती है वायु परिवहन। जो वायु परिवहन द्वारा जो है यात्रा सबसे कम समय में पूरी की जा सकती है। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, भारत में वायु परिवहन का कार्य किसके स्वामित्व में है? भारत में वायु परिवहन का कार्य जो है किसके स्वामित्व में है? तो ये दोस्तों केंद्र सरकार एवं निजी विमान सेवा कंपनियों के स्वामित्व में भारत में वायु परिवहन का कार्य है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा, केंद्र सरकार एवं निजी विमान सेवा कंपनियां। चलते हैं अगले पर। कौन सी एयरलाइंस प्राकृतिक गैस कमीशन की सेवा में लगी हुई है? कौन सी एयरलाइंस प्राकृतिक गैस कमीशन की सेवा में लगी हुई है?
तो ये लगी हुई है दोस्तों पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड जो है ये प्राकृतिक गैस कमीशन की सेवा में लगी हुई है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा है? पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये दोस्तों कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा कोचीन। अगला है वायु परिवहन में जिस प्रकार के माल वाहन को प्राथमिकता दी जाती है वह कौन सा होता है? वायु परिवहन में जिस प्रकार के माल वाहन को प्राथमिकता दी जाती है वह होता है दोस्तों हल्का, कीमती व शीघ्र खराब होने वाला। हल्का होता है, कीमती होता है और जो शीघ्र खराब हो जाए वो जो है वायु परिवहन द्वारा वो माल भेजा जाता है ताकि वो खराब ना हो। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए दमदम हवाई अड्डा जिस महानगर में स्थित है उस महानगर का नाम क्या है? दमदम हवाई अड्डा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दमदम हवाई अड्डा दोस्तों कोलकाता में, दमदम हवाई अड्डा ये है कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए विशाल विश्व को छोटे परिवार के रूप में लाने वाले परिवहन का नाम क्या है? विशाल विश्व को छोटे परिवार के रूप में लाने वाले परिवहन का नाम क्या है? तो ये दोस्तों वायु परिवहन जिसका नाम है। वायु परिवहन द्वारा हम कहीं भी जा सकते हैं दोस्तों थोड़े से समय में। तो पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला भारत में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन का संचालन कौन करती है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन का संचालन कौन करती है? तो ये करती है दोस्तों एयर इंडिया लिमिटेड जो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन का संचालन करती है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से सर्वाधिक उन्नत महाद्वीप कौन सा है? आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से सर्वाधिक उन्नत महाद्वीप कौन सा है? तो उन्नत महाद्वीप है दोस्तों यूरोप। आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से सर्वाधिक उन्नत महाद्वीप का नाम है दोस्तों यूरोप। ऑप्शन तीसरा। अगला एशिया के किस देश में आंतरिक जल परिवहन का सर्वाधिक विकास हुआ है? एशिया के किस देश में आंतरिक जल परिवहन का सर्वाधिक विकास हुआ है? ये हुआ दोस्तों चीन में। एशिया के चीन देश में जो है आंतरिक जल परिवहन का सर्वाधिक विकास हुआ है। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। चलते हैं अगले पर। विश्व का सर्वाधिक लंबा सागरीय जलमार्ग कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक लंबा सागरीय जलमार्ग कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग। भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग जो है विश्व का सर्वाधिक लंबा सागरीय जलमार्ग है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। अगला देखिए किस नहर के कारण प्रशांत महासागरीय जलमार्ग का पश्चिमी यूरोपीय देशों से संपर्क सुगम हुआ है? किस नहर के कारण
प्रशांत महासागरीय जलमार्ग का पश्चिमी यूरोपीय देशों से संपर्क सुगम हुआ है? ये हुआ दोस्तों पनामा नहर के कारण। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, रूस की अनेक लंबी नदियां आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से अयोग्य क्यों हैं? रूस की अनेक जो लंबी नदियां हैं वो आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से अयोग्य क्यों है? क्योंकि रूस में जो है तापमान बहुत ही कम होता है दोस्तों, जिससे वहाँ का पानी जम जाता है, जिसके कारण जो है नदियाँ में आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से वो परिवहन नहीं हो पाता। ऑप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों। शीत प्रधान जलवायु के कारण नदियों का जम जाना, ये इसका कारण है दोस्तों, जिसके कारण से है आंतरिक जल परिवहन नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। अगला, तूतीकोरन पतन किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरन पतन किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरन पतन जो है दोस्तों वो है तमिलनाडु में। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। तूतीकोरन पतन जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, व्याख्या देखिए, इसे 11 जुलाई 1974 को बड़े पतन का दर्जा दिया गया। यह 12 बड़े पतनों में से एक है। इसे वर्तमान में वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तूतीकोरन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? वर्तमान में क्या कहा जाता है इसको? वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और है कहाँ पे? ये तमिलनाडु में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, एटीएम का पूरा रूप क्या है? रीट लेवल 1 एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम दोस्तों, एटीएम का पूरा नाम है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है इसका नाम? ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। अगला देखिए, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों ईमेल। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं ईमेल। रीटेट लेवल 1 एग्जाम 2011 का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा साधन जो है मुद्रित एवं चित्रित संदेश को उसी रूप में भेजने का श्रेष्ठ साधन है? निम्न में से कौन सा साधन मुद्रित एवं चित्रित संदेश को उसी रूप में भेजने का श्रेष्ठ साधन है? तो ये साधन है दोस्तों फैक्स। फैक्स द्वारा जो है हम मुद्रित एवं चित्रित संदेशों को उसी रूप में भेज सकते हैं। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, कंप्यूटर पर उपलब्ध डाक व्यवस्था किस नाम से जानी जाती है? कंप्यूटर पर उपलब्ध डाक व्यवस्था किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है ईमेल। कंप्यूटर पर उपलब्ध डाक व्यवस्था दोस्तों ईमेल के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन पहला इसका दोस्तों आंसर होगा। अगला है, संचार का दृश्य श्रव्य माध्यम कौन सा है? संचार का दृश्य श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो इसका नाम है दोस्तों टेलीविज़न, जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। वो संचार का टेलीविज़न, वो उसका नाम है दोस्तों, वो माध्यम है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। अगला, एक शहर से दूसरे शहर तक पत्र किसके द्वारा मिनटों में भेजा जा सकता है? एक शहर से दूसरे शहर तक पत्र
किसके द्वारा मिनटों में भेजा जा सकता है? ये भेजा जा सकता है दोस्तों फैक्स मशीन द्वारा। एक शहर से दूसरे शहर तक पत्र जो है फैक्स मशीन द्वारा मिनटों में भेजा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले पर। वर्तमान में संचार का नवीनतम साधन जो बहुत कम समय में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है वह क्या है? वर्तमान में संचार का नवीनतम साधन जो बहुत कम समय में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है उसका नाम क्या है? तो ये दोस्तों मोबाइल फ़ोन। आज के समय में जो है मोबाइल फ़ोन हर व्यक्ति की जेब में है दोस्तों। तो आज के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन जो है अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, पत्र या किसी दस्तावेज की हूबहू प्रतिलिपि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत भेजने हेतु प्रयुक्त संचार साधन कौन सा है? पत्र या किसी दस्तावेज की हूबहू प्रतिलिपि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत भेजने हेतु प्रयुक्त संचार का साधन कौन सा है? तो यह दोस्तों फैक्स भी है और ईमेल भी। दोनों ही संचार के साधनों से हम हूबहू प्रतिलिपि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं दोस्तों। तो उपरोक्त 2 व 3 दोनों, इसका ही आंसर फोर्थ होगा दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला। भारत में टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई? भारत में टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1851 ईस्वी में भारत में टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ की गई थी दोस्तों। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। अगला देखिए, मोबाइल फोन के माध्यम से छोटे संदेश तुरंत भेजने की प्रणाली अब क्या कहलाती है? मोबाइल फ़ोन के माध्यम से छोटे संदेश जो हैं वो किसके माध्यम से भेजे जाते हैं? तो उस प्रणाली को कहते हैं दोस्तों SMS। SMS इसे कहा जाता है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। तो SMS द्वारा हम छोटे संदेशों को तुरंत भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों। व्याख्या देखिए, वर्तमान में व्हाट्सएप सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली सेवा है। वर्तमान में क्या कर रहे हैं कि हम व्हाट्सएप द्वारा संदेशों को भेज रहे हैं। पहले SMS होते थे, उससे पहले जो है दोस्तों फैक्स होता था, उससे पहले चिट्ठियाँ होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये बढ़ रहा है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, विश्व के कंप्यूटरों का नेटवर्क जिसके माध्यम से संदेशों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है क्या कहलाता है? विश्व के कंप्यूटरों का नेटवर्क जिसके माध्यम से संदेशों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों इंटरनेट। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है, रेडियो में ध्वनित तरंगों को किन तरंगों के माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है? रेडियो में ध्वनि तरंगों को किन तरंगों के माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है? ये भेजा जाता है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा। रेडियो में ध्वनि तरंगों को रेडियो विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा एक माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। अंतिम है दोस्तों, संचार का साधन इनमें से कौन सा है? संचार का साधन पूछा है दोस्तों, ट्रक, टेलीफोन, रेल या बस। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना होगा। संचार का साधन इनमें से कौन सा है दोस्तों? ट्रक, टेलीफोन, रेल या बस। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा इसका जवाब। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आर्ट्स नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आशा करता हूँ दोस्तों आप रीट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आप रीट का एग्ज़ाम
क्लियर इस बार कर देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।